औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं वो डायबिटीज़ है और इसके अंदर क्लिनिकल इम्प्लिकेशंस फॉर फ़िज़िकल थेरेपी हम पढ़ेंगे। हमारी बुक कार्डियोपल्मोनरी फ़िज़िकल थेरेपी है, यही हमारा सब्जेक्ट का भी नाम है, कार्डियोपल्मोनरी फ़िज़िकल थेरेपी। अभी चूँकि हम डायबिटीज़ पढ़ रहे हैं और वो भी फ़िज़िकल थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि अगर किसी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास कोई डायबिटिक पेशेंट आ जाता है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो हम उससे पूछ लेते हैं कि अगर आपको शुगर है तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ आ रही हैं इसके, ठीक है, इस बीमारी के साथ। फिर पूछते हैं कि आपने ब्लड ग्लूकोज चेक करवाया है, इसका लेवल चेक करवाया, HP जो A1C टेस्ट होता है वो करवाया है। तो इस टाइप की बातें पूछनी पड़ती हैं हमें। कब अगर करवाया तो कब करवाया, कि आपकी शुगर नॉर्मल रहती है, BP कैसा है, ठीक है, ये सब बातें पूछनी पड़ती हैं एक्सरसाइज से, क्योंकि एक्सरसाइज करवाने से कभी कभी ग्लूकोज का जो रिस्पॉन्स है वो ठीक नहीं आ रहा होता और बॉडी रिएक्ट कर जाती है, तो हमें कभी बहुत ज़्यादा शुगर लेवल रेज़ हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शो होते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। लिखा हुआ है जी, गिवन द एबनॉर्मल रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ डायबिटीज़ टू एक्सरसाइज, मतलब जो ग्लूको रेगुलेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, जो ग्लूकोज का रिस्पॉन्स है डायबिटीज़ के लिए जब एक्सरसाइज कराई जाती है तो वो एबनॉर्मल होता है। एंड द प्रेवलेंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, और ये होता है कि कुछ ना दिल की रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनके भी चांसेस होते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस, मतलब किसी का दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ठीक है, या सांस फूल जाना एक्सरसाइज के नतीजे में, तो ये प्रॉब्लम्स उन्होंने कहा है। एक तो ग्लूको रेगुलेटरी रिस्पांस और एक उन्होंने कहा है कि कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं एक्सरसाइज के नतीजे में। तो कॉशन इज़ रिक्वायर्ड, बड़ी एहतियात चाहिए कि जब भी कोई फ़िज़िकल थेरेपी कराई जा रही है पेशेंट्स को जिनको शुगर है। Therefore, the patient should be questioned to determine whether they have diabetes mellitus. If so, further information should be obtained, including the type and the duration of the diabetes mellitus. के पहले तो पूछ लिया गया आपको शुगर तो नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं, अगर डायबिटीज़ mellitus है तो कौन सी टाइप है, टाइप 1 है, 2 है, ठीक है, कौन सी है। फिर हमने पूछना कितनी देर से आपको है, और फिर हमने देखना है कि कोई डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही, फिर कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं साथ साथ, और हाउ देयर डायबिटीज़ इज़ मैनेज्ड, तो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, कौन सी डोज इंसुलिन की लेते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट, ये पूछना पड़ता है, ठीक है, including frequency of the self-monitoring of the BG level and most recent HbA1c। तो हम पूछते हैं कि आप कितनी दफ़ा, मतलब आप सेल्फ मॉनिटरिंग करके अपना BG लेवल, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। तो ये बातें एज अ स्नैरियो पूछी जाएँ या आपका क्या प्रोटोकॉल होगा, तो यही बातें आएंगी कि हमने पूछना है कि HbA1c लेवल क्या आया हुआ है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ईच पेशेंट स्पेसिफिसीज several factors need to be considered, कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, including the necessity of the pre-treatment medical screening, importance of HRBP, तो हमें हार्ट रेट उसका पता होना चाहिए कि मतलब हमने ट्रीटमेंट से पहले उसकी स्क्रीनिंग करवानी है। ट्रीटमेंट से पहले हम उसका BP चेक कर लें कि वो कंट्रोल है, उसका हार्ट रेट ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक है, और वो जो पोटेंशियल फॉर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं, कि एक्सरसाइज कराने से इसका BP या शुगर तो नहीं डाउन हो जाएगी। अटेंशन टू द टाइमिंग ऑफ द एक्सरसाइज, हमने देखनी है कितनी देर के लिए हम इसको टाइमिंग, मतलब कितनी टाइम की एक्सरसाइज कराएंगे, उसकी इंटेंसिटी, उसका मोड, ड्यूरेशन, हर चीज़ आपने बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है कि बहुत इंटेंसिटी की ना हो, और ड्यूरेशन एक्सरसाइज का आपने ना फिर पेशेंट की बर्दाश्त के मुताबिक रखना होता है। लिखा हुआ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द CVD इंक्लूडिंग एसिम्टोमेटिक मायोकार्डियल इस्कीमिया, तो मतलब जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं, उनके इंसिडेंस बड़े अब ज़्यादा हो चुके हैं कि एक बंदा उसको शुगर भी है, साथ साथ दिल का मसला होता है, ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक मायोकार्डियल इस्कीमिया और इन्फॉर्क्शन होता है उनको। और हाई रिस्क पेशेंट्स उन्होंने बता दिए एज 40 ईयर्स, ठीक है, तो हार्ट अटैक का उन्होंने बता दिया कि 40 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये हार्ट अटैक वगैरह और इन्फॉर्क्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एज 30 से अगर ऊपर हैं तो उनके पहले से ही नॉन रिस्क फैक्टर्स होंगे, उनको पता होगा कि ये प्रॉब्लम चल रही है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पहले पूछ लेनी है, ये पता कर लेना है कि इनको कोई CVD यानी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं, तो शुड हैव अ थॉरो मेडिकल इवैल्यूएशन, पूरा उसको इवैल्यूएट करना है
including exercise testing whenever possible before starting exercise training at intensities greater than brisk walking। तो हम उनकी जब ये सब कुछ हम कब चेक कर रहे होते हैं, जब हम उनकी एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले, जब उसकी इंटेंसिटी ब्रिस्क वॉकिंग, एक्सरसाइज की ऐसी इंटेंसिटी जो कि ब्रिस्क वॉकिंग, जो हम फ़ौरन मतलब तेज़ तेज़ चलते हैं ना, उससे ज़्यादा की इंटेंसिटी की एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले हम ये सब कुछ मोनीटर करते हैं। ये भी उन्होंने हमें जनरल कंसेप्ट दिए हैं कि हमने हार्ट रेट देखना है, बीपी देखना है, एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले उसको कोई दिल का मसला तो नहीं है, इवैल्यूएट करना आपने सारा। फिर एक्यूट केयर सेटिंग में लिखा हुआ है कि जो ये वाली प्रिकॉशंस इतनी ध्यान से नहीं की देखी जाती। अक्सर हॉस्पिटल में लोग एडमिट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम कार्डियक in नेचर तो नहीं होती, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, नहीं देख रहे होते कि क्या अंडरलाइंग काज है उनका। तो लिखा हुआ, एनी इवेंट गिवन दैट सो मैनी पेशेंट्स विद डायबिटीज़ एग्जिबिट एबनॉर्मल हीमोडायनामिक रिस्पॉन्स टू द एक्टिविटी। तो जो लोग जिनको शुगर होती है ना, तो जब उनको कोई ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है तो उनका ब्लड फ्लो लेवल, हार्ट रेट, बीपी चेंज हो जाता है। तो शुड बी इंक्लूडेड इन ऑल द पीटी वैल्यूज़। तो फिजिकल थेरेपी वैल्यूएशन करानी पड़ती है एटलीस्ट ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रीटमेंट सेशंस। फिर लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज कंट्रा इंडिकेटेड होगी इफ़ द रेस्टिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन, मतलब अगर किसी बंदे का बीपी ज़्यादा है, आपके पास कोई फिज़िकल थेरेपी कराने आ गया है, ठीक है, और उसका बीपी अगर सिस्टोलिक आप चेक कर रहे हो तो ऊपर वाली जो वैल्यू है सिस्टोलिक की वो 200 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक 100 से ज़्यादा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा है, तो हम उसको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे। इसी तरह डायबिटिक्स हु डू नॉट हैव ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन फ्रिक्वेंटली हैव हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स टू द एक्सरसाइज। तो कभी कभी कुछ लोग हाइपरटेंसिव, वही ना, उनकी बीपी शूट कर जाता है, हाइपरटेंशन रिस्पॉन्स शो करते हैं एक्सरसाइज को, एज वेल एज पोस्ट एक्सरसाइज हाइपरटेंशन। तो एक्सरसाइज के दौरान बीपी शूट कर गया और उसके बाद कम हो जाता है, हाइपोटेंशन में चले जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस देखनी है। अब कुछ वो बातें हमें नीचे बताएंगे। एक टर्म यूज़ कर रहे हैं ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हमें पता है, जिसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आती है। तो अभी हम सिंपैथेटिक की बात करेंगे, जो कि फाइट एंड फ्लाइट वाली होती है ना, स्ट्रेस कंडीशन वाली होती है। हमने देखना है कि अगर कोई पेशेंट फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास आया है और वो शुगर का मरीज़ है, तो हमने देखना है कि कहीं इसको ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन तो नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, वो नीचे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जो लोग ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के साथ होते हैं उनकी इम्पेयर्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस होती है, मतलब वो एक्सरसाइज टॉलरेट नहीं कर रहे होते, उनका हार्ट रेट, बीपी रिस्पॉन्सेज ज़रा डिफरेंट आते हैं एक्सरसाइज के लिए, हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस होती है उन्हें। हर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के अंदर सीवी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी आ सकती है। कार्डियोवास्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी इज़ फेयरली कॉमन इन डायबिटिक्स एंड इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क फॉर साइलेंट इस्कीमिया एंड इम्पेयर्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस। इस्कीमिया हो सकता है लोगों को, साइलेंट इस्कीमिया के चांसेस हो सकते हैं और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो सकती है। अच्छा, इसलिए हमें हार्ट रेट कंट्रोल को असेस कर लेना चाहिए, वास्कुलर डायनामिक्स देख लेने चाहिए, ठीक है। ये इन सब कुछ असेसमेंट इनकी लिखी हुई है। खैर, और ख़ास तौर पर उन लोगों में असेसमेंट हमने करनी है जिनको 5 साल से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 1 5 साल से, या फिर टाइप 2 कभी भी है, ठीक है। अच्छा, आगे जो हम इम्पोर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, हमने देख लिया कि हमने जिनका हमें शक हो रहा है कि ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन तो नहीं, तो हमने हार्ट रेट वगैरह चेक कर लिया। अब उन्होंने एक हमें सिंपल मेथड बता दिया, सिंपल मेथड ऑफ असेसिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन। एसएनएस का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन देखने के लिए बीपी चेक किया जाता है, कोई बंदा लेटा होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टैंडिंग फ्रॉम स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन से अचानक उसको जब खड़ा करा दिया जाएगा तो नॉर्मल एक पर्सन का जो बीपी होता है ना, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एक नॉर्मल पर्सन का, जब वो लेटा हुआ है और अचानक खड़ा हो जाए तो नॉर्मल वो 10 मिलीग्राम से मिलीमीटर ऑफ मरकरी से वो कम ही हो जाता है इन 30 सेकंड्स के अंदर अंदर। जबकि जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो राइज़ कर जाता है मोर देन 16। तो ये वैल्यू बस याद रखनी है कि जो सिस्टोलिक था वो ड्रॉप कर रहा है, नॉर्मली सिस्टोलिक ड्रॉप कर रहा है और 10 से लेस दैन 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 से भी कम फ़र्क आया उसको, लेस दैन 10 मिलीमीटर ड्रॉप करेगा जस्ट, और डायस्टोलिक राइज़ कर जाएगा और 16 से भी ज़्यादा। तो लेस दैन 10 ऊपर पड़ा है हमने, 10 से कम हो रहा था, और राइज़ 16 से ज़्यादा। लेकिन अगर किसी बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पहले तो हमने कहा था ना 10 से कम होना चाहिए, लेकिन वो 30 मिलीमीटर से ज़्यादा ड्रॉप कर गया,
पहले 10 रेंज दी थी, अब वो 30 कह रहे हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में 30 से ज़्यादा ड्रॉप कर गया, उसका सिस्टोलिक प्रेशर कम हो गया, वो लेटा हुआ था, अचानक खड़ा हुआ है, उसका बीपी लो हो जाता है, आपको पता चक्कर भी आ जाता है बंदे को। तो वो 30 मिलीमीटर से ज़्यादा ड्रॉप हो गया 2 मिनट्स के अंदर। पहले तो 30 सेकेंड्स की बात करते, 2 मिनट के अंदर 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो गया। और डायस्टोलिक प्रेशर भी अगर कम हो जाए, पहले नॉर्मली एक कम हो रहा था, एक ज़्यादा हो रहा था, डायस्टोलिक पहले ज़्यादा हो रहा था नॉर्मली, लेकिन अगर किसी बंदे का डायस्टोल भी कम हो रहा है और सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो रहा है, डायस्टोल की भी रेंज उसने बता दिया जी 10 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, तो वो हमें पता चल जाएगा कि इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन है। हम चीज़ों को रिपीट करके कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और कभी कभी ईजी। तो पहले वो राइज़ कर रहा था, डायस्टोल 16 से ज़्यादा हो रहा था और अब वो 10 से भी ज़्यादा कम हो गया। चलें ठीक है, बस अब बाकी हम उसको खुद जब देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, अ मोर रिलायबल टेक्निक इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द। तो फिर एक हमने ये देख लिया, एक और ने हमें तरीका बताया है कि अगर आप देखना चाह रहे हो कि जो बंदा डायबिटीज़ के साथ आया, क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि जिसको अगर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है तो फिर उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स अब नॉर्मल आता है, उसको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है। ठीक है, तो फिर हैंड ग्रिप डायनामोमीटर रखे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ हैंड ग्रिप डायनामोमीटर, हाथ में जो चीज़ पकड़ के हम दबाते हैं, स्क्वीज़ करते हैं और ब्लड प्रेशर बाद में चेक कर लेते हैं, तो वो उसमें सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा जाता है। और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन बंदा कर रहा होता है, मतलब डिटरमाइनिंग मैक्सिमम फोर्स, द इंडिविजुअल स्क्वीज द ग्रिप एट 30% मैक्सिमम फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए वो 30% अपनी फोर्स लगा रहे हैं मैक्सिमम। फिर एंड ऑफ द बीच हम बीपी चेक कर लेते हैं उसके अपोजिट आर्म का। ठीक है, जिस हाथ में उसने डायनामोमीटर पकड़ा हुआ था उसका जो अपोजिट हैंड है, अपोजिट आर्म है, उधर हमने अब बीपी चेक करना है। तो फिर जो नॉर्मली होता है वो तो राइज़ कर जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 16, जैसे हमने ऊपर कहा था कि नॉर्मली तो राइज़ कर रहा था डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेकिन अगर डायस्टोलिक प्रेशर 10 मिलीग्राम से ज़्यादा कम हो गया है तो यहाँ पे भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन है। ठीक है, हमने जस्ट रीड आउट करते जाना है ताकि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, कुछ बातें जानने को मिल रही हैं हमें। फिर मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ रिकमेंडेड बिफोर, आफ्टर एंड सेवरल आवर्स आफ्टर न्यू पैटर्न्स ऑफ द एक्सरसाइज अंडरटेकन। तो लिखा हुआ है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना वो चेक करना चाहिए। पेशेंट आपके पास आया तो आपने एक्सरसाइज से पहले चेक कर लिया, एक्सरसाइज के बाद में चेक कर लिया और कुछ घंटे गुजरने के बाद फिर चेक कर लिया। ठीक है, तो अनटिल ग्लाइसेमिक रिस्पांस कैन बी प्रेडिक्टेड, ताकि आपको थोड़ा सा तो पता चल जाए कि पहले ये था, अब ग्लाइसेमिक रिस्पांस क्या आ रहा है, एक्सरसाइज के नतीजे में ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर रहा है, लो हो रहा है, बॉडी क्या शो कर रही है, कैसा रिएक्ट कर रही है, वो हमने देखना है। गिवन अ स्टेबल एक्सरसाइज कैजुअल राइट टू द इंसुलिन डोज, फिर हम उसको एक एक्सरसाइज स्केजुअल दे देते हैं। ठीक है, हम उसको बता देते हैं कि आपने इतनी डोज लेनी है इंसुलिन की, इतनी डोज के साथ आपने ये एक्सरसाइज करनी है और ये टाइमिंग आपकी फूड की होगी ये। ठीक है, हम उसको प्रॉपर गाइड कर देते हैं। इस तरह ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज एसेंशियल फॉर डिटरमिनिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया। यही है कि हम ब्लड ग्लूकोज क्यों बार बार करी जा रहे हैं, क्यों हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसका चेक कर रहे हैं, ताकि उसको हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन से बचाया जा सके। By taking measurements of the 30 and 60 minutes before exercise, the trend of blood glucose changes can be identified and it will be clear whether the patient is likely to require adjustments in carbohydrate intake। तो मतलब 30 और 60 एक घंटा पहले एक्सरसाइज के या आधा घंटा पहले एक्सरसाइज से, चाहे उसने एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करनी है जैसे भी, तो आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले हमने उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लिया हुआ था। फिर ताकि हमें पता चल जाता है कि अब इसको कोई कार्बोहाइड्रेट तो नहीं देने की ज़रूरत पड़ रही अगर उसकी शुगर कम हो जाए। ठीक है, या इसकी इंसुलिन डोजेज को तो नहीं थोड़ा सा चेंज करना कि हम हाइपोग्लाइसीमिया से बच जाएं बस, या हाइपर या हाइपो, इन दोनों से बच सकें। फिर बस यही वो कहना चाह रहे हैं कि हमने मॉनिटर कर लेना और अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो हम उस हिसाब से इंसुलिन डोज को चेंज कर लेंगे। फिर पोस्ट एक्सरसाइज ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग शुड बी परफॉर्म्ड एवरी 2 hours टू अवॉइड लेट ऑनसेट। उन्होंने एक और बात बता दी है कि ना हर 2 घंटे के बाद एक्सरसाइज आपने करेंगे, उसके 2 घंटे बाद अब आपने मॉनिटर करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि ना स्लो भी रिस्पॉन्स होता है, एक्सरसाइज ना फ़ौरन नहीं, 2 घंटे के बाद आपकी बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो जाए, शुगर के मरीज़ हो, ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट है कोई, और 2 एक्सरसाइज उसने की है, थोड़ी सी फिज़िकल थेरेपी की है, उसको थेरेपी करवाई है उसने, 2 घंटे के बाद उसका शुगर लेवल कम हो गया,
तो वो भी चेक करना होता है हमने। क्लियरली बोथ पेशेंट्स एंड क्लिनिशियंस विल बेनिफिट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटिन्यूस ग्लूकोज मोनीटर्स बट करंट टेक्नोलॉजी, तो इससे दोनों को ही फ़ायदा है, लेकिन कह रहे हैं कि अब कभी कभी करंट टेक्नोलॉजी फेल भी हो जाती है प्रोवाइड करने में, कभी डिले टाइम लग जाता है। फिर बार बार लिखा है जी रीसेंट रिव्यू रिपोर्ट कंटिन्यूस, जब हम ये बार बार चेक करते हैं तो उससे सुपीरियर लोअरिंग ऑफ HbA1c लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाता है देन सेल्फ मॉनिटरिंग विदाउट एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स इन हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, बार बार चेक करने से पता नहीं क्या लिखा हुआ है, HbA1 लेवल कम भी हो सकता है बनिस्बत अगर आप खुद सेल्फ मॉनिटर कर रहे हो। खैर आगे इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ते हैं कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट हो जाता है फिज़िकल थेरेपी से पहले, तो फिर आपको ना ट्रीटमेंट के अंदर आपको पता चल जाता है कि अब इसका एक्सरसाइज से पहले ही लेवल ज़्यादा हुआ है, तो थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ट्रीटमेंट में। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 250 से 300 मिलीग्राम पर DL है, 250 to 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, अगर ये वैल्यू है तो पेशेंट इज़ यूजिंग इंसुलिन, शी और ही शुड चेक फॉर कीटोसिस। ठीक है, इतना अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको चेक कर लो, इसको कीटोसिस तो नहीं है। अगर कीटोसिस नहीं है और ब्लड ग्लूकोज स्टेबल है या कम हो रहा है, तो पेशेंट को हम या फिर पेशेंट अगर दवाई ले रहा है और वो अच्छा भी फील कर रहा है, हाइड्रेटेड फील कर रहा है, ठीक है, मतलब हर चीज़ उसने कहा है कि नॉर्मल है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, वो हाइड्रेटेड है, तो फिर हम उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं विद लो टू मॉडरेट फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करा सकते हैं। 10-15 मिनट के लिए एक्सरसाइज कराई, मतलब काफ़ी प्रिकॉशंस की बातें कर रहे हैं कि मतलब ऐसे नहीं हम एक डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करना शुरू कर देते और उसको निढाल करके घर भेज दो, जी हमने तो बड़ी अच्छी आज फिज़िकल थेरेपी कराई है, मैंने तो ये भी करा दी वो भी करवा दी, तो खुद एफिशिएंट बन के लेकिन हम काम गलत कर रहे हो, वो बंदा बेचारा उसको 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग से वैसे चीज़ें आएंगी, अभी बस हमें बातें बताई जा रही हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट हम बाद में करेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इफ़ ब्लड ग्लूकोज हैज़ राइज एंड एक्सरसाइज शुड बी, तो यही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुआ है तो एक्सरसाइज उसी वक्त आपने रोक देनी है, और अगर उसका कम हुआ है तो हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं 15, लेकिन हमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना पड़ेगा हर 15 मिनट के बाद, और थोड़ी सी उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड कर दो। अगर ज़्यादा तो तब हमने उसी वक्त ही रोक देना था। फिर रिस्क ऑफ जो हाइपरग्लाइसीमिया अगर ज़्यादा हो जाए इंक्रीज ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पोर्ट्स कंपटीशन। आप जो लोग स्पोर्ट्स के कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं ना, तो उधर भी ना हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं। क्यों? स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑगमेंटेड कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से रिलीज़ होने वाले कैटेकोलामीन्स। फिर इफ़ कीटोन्स आर डिटेक्टेड, फिर अगर कीटोन्स बॉडी में नज़र पता चल जाए आपको टेस्ट कराने से, या फिर ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो 300 से भी ज़्यादा हो गया, तब तो एक्सरसाइज आपने नहीं करवानी एटलीस्ट अनटिल मोर इंसुलिन इज़ एडमिनिस्ट्रेड इन हाइपरग्लाइसीमिया, जब तक उसका हाइपरग्लाइसीमिया और कीटोएसिडोसिस ठीक नहीं हो जाता। 300 से ज़्यादा, तो मतलब ये हम वैल्यूज़ चेक करते जानी है, और 2-3 पैराग्राफ नीचे भी रह गए, तो हम इस चीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर ब्लड ग्लूकोज, अब उसने बता दिया है कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल अगर लो है, मिसाल के तौर पर 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 70 से 100 है, ठीक है, लो लेवल है। ऊपर तो हमने 250 से 300 की बात कर रहे थे ना, यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो रोक देना है। अब 70 से 100 हुआ हुआ लेवल ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर फॉलिंग बिफोर, और फिजिकल थेरेपी कराने से पहले ही शुगर लो हुई पड़ी है, तो इंडिविजुअल शुड ईट अ कार्बोहाइड्रेट स्नैक एंड वेट अंटिल द हाइपोग्लाइसीमिया हैज़ बीन करेक्टेड बिफोर इनिशिएटिंग द एक्सरसाइज, टिपिकली 20 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइज। ठीक है, तो अगर शुगर लो है फिर तो हम कहते हैं ये खा लें, आप स्नैक खा लें, आप ये चीज़ खा लें, तो शुगर उसकी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया 70 से भी कम है, तो एक्सरसाइज आपने बिल्कुल भी नहीं करवानी, और स्नैक आपने उसको दे देना है। लेकिन क्योंकि फ़िज़िकल थेरेपी एक्टिविटीज़ में काज आइदर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटिक्स थेरेपिस्ट मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स, उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्या इसको साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल स्टेट का पता होना चाहिए, और सम ऑफ सेम सिम्टम्स अगर कभी कभी कुछ सिम्टम्स सेम भी होते हैं, ब्लड वीन हो रही है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या उसको क्या हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है,
ठीक है, या फिर उसको पसीने आ रहे हैं, हाइपरटेंशन हो गया, जो भी हो गया, साइंस एंड सिम्टम्स का पता होना चाहिए। इंडिविजुअल्स विद पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल ऑफन हैव एन इम्पेयर्ड एबिलिटी टू सेंस इवन, मतलब जिनकी शुगर लेवल कम है उसको नहीं इतना पता चल रहा होता कि मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल में क्या चेंज आ रहा है। बस यही बातें थी। अब थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं और आखिरी ये 2 इंशाल्लाह पैराग्राफ्स रह जाएंगे, तब हमारा ख़त्म हो जाएगा। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, अच्छा अब उन्होंने कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है ना, उधर तो हाइपोग्लाइसीमिया उस जगह पर हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं उधर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो डायबिटिक्स शुड अवॉइड इंजेक्टिंग इंसुलिन इनटू द टिश्यू नियर द एक्सरसाइजिंग मसल्स। आपको लगता है कि बाइसेप ट्राइसेप्स या फिर आप रन कर रहे हो तो आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके क्वाड्रिसेप्स, ठीक है ना, क्वाड्स, तो उधर ना फिर आप लगाएं, ठीक है, ऐसे एक्सरसाइजिंग मसल्स के ऊपर उसने कहा कि इंजेक्शन मत लगाओ इफ़ द पेशेंट विल बी एक्सरसाइजिंग विद इन 40 मिनट्स आफ्टर रेगुलर इंसुलिन। हमने उसको रेगुलर इंसुलिन का इंजेक्शन दिया है और आपको पता है कि उसने 40 मिनट के अंदर कोई एक्सरसाइज करनी है, तब आप फिर उस जगह पर जो एक्टिवेटिंग मसल्स हैं उधर आपने एक्सरसाइजिंग मसल्स पे नहीं करनी, या फिर विद इन 90 मिनट्स। अब उसने हमें बता दिया कि रेगुलर इंसुलिन दिया तो हम 40 मिनट्स के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर इंटरमीडिएट इंसुलिन दिया तो 90 मिनट्स, ठीक है, 1 घंटे से 30 मिनट ज़्यादा मजीद। फिर आगे उसने हमें बता दिया है कि इंजेक्शन इन द एब्डोमिन और द आर्म इज़ प्रेफरेबल टू द लेग, पेट के ऊपर इंजेक्शन लगना और बाजू में, ठीक है, ये लेग की निस्बत ज़्यादा प्रेफरेबल है। और रोटेशन विद इन द सेम साइड, आई थिंक सो, रोटेट करके उस बंदे को थोड़ा सा जो रोटेट बेंड करके करते हैं ना, सेम साइड पे रोटेट कर लो जिधर इंजेक्शन लग रहा है, तो वो ज़्यादा उसने कहा है कि रिकमेंडेड है। इंटरेस्टिंगली एक्सरसाइज डज नॉट अपीयर टू अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अलॉन्ग ग्लार्जीन। फिर आगे उसने लिखा है कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है ना लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का, उस वो इतना खास अफेक्ट नहीं कर रही होती, एक्सरसाइज इतना खास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के ऊपर असर नहीं कर रही होती। फिर इंडिविजुअल्स जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है वो टेक ओरल एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट्स, कि वो ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं कि उनके पास हाइपर ग्लाइसीमिया ना हो, उनकी शुगर लेवल ना रेज हो, तो फिर उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी इतना ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं, वो राइज़ ना करे लेकिन वो फॉल भी नहीं इतनी होती टाइप 2 के अंदर। ओनली द इंसुलिन सिक्रीट एगॉग्स, जो इंसुलिन सिक्रीट करने वाली चीज़ें हैं, सल्फोनाइल यूरियाज एंड ग्लीनाइड्स और एसोसिएट विद हाई रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन जो लोग इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया अगर बॉडी में इंजेक्ट किया गया है या वो ठीक है, इसकी वजह से ग्लीनाइड्स हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, फिर हमें चाहिए ये लिखा हुआ है कि 50% मतलब डोज को कम करना पड़ता है, इंसुलिन आप कम दो उस बंदे को जब उसने एक्सरसाइज करनी है। फिर पेशेंट्स विद टाइप 2 शुड अवॉइड एक्सरसाइज इफ़ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ मोर दैन 400। अब तो उसने हद ही कर दी, 400 से भी ज़्यादा हो रहा है ना, तो टाइप 2 के पेशेंट को भी फिर वो नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज। और ये क्यों होता है, टाइप 2 में ओवर ईटिंग की वजह से होता है, ठीक है। हाँ जी, ये 2 पैराग्राफ्स जो कि बिल्कुल लास्ट है इंशाल्लाह। अब फिर हमने मज़ीद इसको डिस्कस नहीं करना, हम यही पढ़ेंगे इनको। अच्छा जी, डाइटरी एडजस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डायबिटिक्स टू प्रिवेंट हाइपो एंड हाइपरग्लाइसेमिया। कहते हैं कुछ डाइट का भी उस बंदे को ख्याल करना चाहिए, फिर एज वेल एज टू मेक देयर इंक्रीज्ड कैलोरिक एंड फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स। हाँ, उसको अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए फ्लूइड रिक्वायरमेंट को भी उसने पूरा करना होता है, लेकिन थोड़ी सी डाइटरी एडजस्टमेंट की जाती है टू मैक्सिमाइज एंडोजीनस एनर्जी स्टोर, ताकि बॉडी के अंदर ही एनर्जी पैदा हो रही है। तो जब मील जिसके अंदर 200 से 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स एंड प्रोटीन्स होती हैं वो दी जाती हैं 3 to 6 आवर्स बिफोर अ स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो ये एक वैसी एक जर्नल सी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दिया कि अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए जा रहा है तो अक्सर फूड स्नैक्स पर आइटम्स पे हमें पता है कि एक रोटी या फिर एक सालन कितनी कैलोरीज 200 कैलोरी कंटेन कर रहा है, तो उतनी ही कार्बोहाइड्रेट्स हमने उसको देने हैं और साथ थोड़ी फैट्स और प्रोटीन देनी है, लेकिन 3 से 6 घंटे पहले एक कंपटीशन शुरू होने से पहले। फिर आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि
अगर मौसम गर्म है, ह्यूमिडिटी है, अगर स्ट्रेस बढ़ रही है, मॉडरेट टू हाई एक्सरसाइज करानी है, तो हम उसको कोई जूस, कोई शरबत, कोई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक दे सकते हैं जिसके अंदर 66, ये एक नॉलेज है, ठीक है ना, 6 से 8% उसके अंदर शुगर होगी। या फिर हम लो फैट का कोई स्नैक दे सकते हैं, कोई क्रैकर्स, फ्रूट, योगर्ट। तो एक और उन्होंने हमें कंसेप्ट बताया कि नॉलेज दी है कि ऐसा हमने उसको स्नैक दिया है, चाहे हमने उसको दही खिला दिया या कोई फ्रूट दे दिया, जो कि 1 ग्राम CHO का मतलब है कार्बोहाइड्रेट दे रहा था पर केजी, ठीक है। 1 केजी में ना उसकी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट थी, और अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर बिफोर एक्सरसाइज, तो 1 घंटा पहले आप उसको दे सकते हो 1 केजी पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी बॉडी वेट है, ठीक है। तो हम उसको दे सकते थे 1 घंटा पहले। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज है वो 45 मिनट्स तक चलनी है, कोई 45 मिनट्स की रेस है या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, 45 मिनट्स के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स कंपटीशन की भी बात कर रहे थे ना हम, तो प्री एक्सरसाइज कार्बोहाइड्रेट स्नैक ऑफ 15 to 30 ग्राम, अब उसने थोड़ी डोजेज थोड़ी ज़्यादा की है, कंज्यूम्ड 15 to 30 मिनट्स, तो मतलब 15 मिनट पहले खा लें, क्योंकि उसने एक लंबी रेस करनी है, उसने एक लंबी एक्सरसाइज करनी है। तो एक उसने हमें क्राइटेरिया दे दिया है कि उस हिसाब से हम एडजस्ट करते रहते हैं। एंड पे उन्होंने हमें क्या बताया है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव एट इम्प्रूविंग ग्लाइसेमिक कंट्रोल व्हेन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज टारगेटिंग ऑल द मेजर मसल ग्रुप्स। अच्छा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी की जाती है ऐसे लोगों को, हम डायबिटिक पेशेंट्स को रेजिस्टेंस वाले एक्सरसाइज भी करा रहे होते हैं ताकि हम उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल थोड़ा अच्छा कर सकें। जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है ना जिसके अंदर बड़े मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस केस में हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हैं। 3 सेट्स ऑफ 8 to 10 रेपिटेशंस, हम 3 सेट्स करा रहे होते हैं, 8 से 10 रेपिटेशंस के होते हैं, थोड़ा वेट भी दे रहे होते हैं, बंदा फिर फटीग में आ जाता है। 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है। फिर अगर इस एक्सरसाइजेज कराने से उसने बताया कि जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, ठीक है, ग्रेटर रिस्क रिडक्शन हो जाती है। अगर कोई बंदा 4 घंटे एक्सरसाइज करता है एक वीक में, पर वीक में अगर डायबिटिक पेशेंट 4 घंटे भी एक्सरसाइज कर रहा है ना, तो अच्छी बात है। लेकिन एक बंदा 7 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है एक वीक के अंदर, हर रोज़ 1 घंटा हर रोज़ वो ज़रूर करता है, तो फिर उसका वेट लॉस बड़े अच्छे से लूज़ भी हो सकता है, ठीक है, वेट लूज़ हो सकता है, उसका वेट लॉस अचीव हो सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने हमें क्या बताया है कि few other factors should be emphasized in the care of the diabetics. First, diabetics should practice good foot care. मतलब अपने पाँव का, हम कहते हैं ना उसको पेरिफेरल, बंदों को पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, पेरिफेरी नर्व्स डैमेज होने के खतरे होते हैं, सेंसेशन लॉस होने का खतरा होता है। फुट की बड़ी केयर करनी है, अच्छे से अपने प्रॉपर जूते पहनने हैं, सॉक्स पहननी है कॉटन की। फीट जो हैं अपने पाँव को एक्सरसाइज के बाद ज़रूर देख लेना है कि कोई ब्रूज, कोई कट तो नहीं लग गया। गुड हाइजीन, अपने पाँव की सफाई का बड़ा ख्याल रखना है। पेशेंट विद सीवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी शुड इंगेज नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। जो लोग ऐसे हैं कि मतलब उनको पता है कि हमें स्वीयर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ठीक है, पेरिफेरल नर्व डैमेज है, तो उनको चाहिए कि वो रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइजेज मत करें, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज मत करें, ताकि उनके कोई स्किन ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है। फिर डायबिटिक्स शुड नेवर एक्सरसाइज लोन एंड शुड ऑलवेज, मतलब उनको थोड़ी ना एक्सरसाइज अकेले नहीं करनी चाहिए अकेले में, क्योंकि पता ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। सप्लीमेंटल कार्बोहाइड्रेट्स पास होने चाहिए, क्योंकि पता है उनकी शुगर लेवल कभी भी डाउन हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इंसुलिन वो ले रहे होते हैं। तो ये सब बातें, सप्लीमेंट्स पास रखनी है, हमने ये पेशेंट को गाइड करना होता है। डिलेड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कि उसने एक्सरसाइज किया कुछ घंटों बाद, 24 घंटों के अंदर कभी भी उसको हाइपोग्लाइसीमिया अटैक हो सकता है, ठीक है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। और जो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ऊपर भी हमने टाइप 2 की बात की थी कि उनको ओवर ईटिंग की वजह से होता है और उनका 400 से ज़्यादा हो गया। हाँ जी, यही बात की थी। अच्छा, अभी भी वो यही बात कर रहे हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो मेडिकेशंस होती हैं ना, हम कोमॉर्बिडिटीज़ को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ दे रहे होते हैं, वो एक्सरसाइज रिस्पॉन्स पे भी असर कर रही होती हैं। जैसे कि हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को ना डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं। तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, कैन डिक्रीज़ और इंक्रीज़ पोटेशियम लेवल लीडिंग टू द वेरियस एरिदमिया। पोटेशियम हमें पहले भी पता है कि वो रिलैक्सेशन कराने में हेल्प कर रहा होता है ना, तो डायूरेटिक्स लेने से
उसका पोटेशियम लेवल कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, तो इससे एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। फिर डायूरेटिक एंड बीटा ब्लॉकर्स में इम्पेयर थर्मोरेगुलेशन, जो लोग डायूरेटिक्स ले रहे हैं या बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं उनकी थर्मोरेगुलेशन, मतलब ऐसी मेडिकेशंस वो ले रहे होते हैं ना, तो उनकी जो हीट मेंटेनेंस थी, थर्मोरेगुलेशन होती है एक्सरसाइज के दौरान, चाहे वो गर्मी वाले मौसम में कर रहे हैं या ह्यूमिड एरिया में कर रहे हैं, तो वो ख़राब हो जाती है, थर्मोरेगुलेशन नहीं रहती। फिर जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं अटेन्यूएट द हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, तो वो हार्ट रेट रिस्पॉन्स को ख़राब कर रहे होते हैं। में रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी एंड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, तो बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को, थर्मोरेगुलेशन को, फिर डायूरेटिक्स पोटेशियम लेवल को, फिर एस्पिरिन की आखिर में बात कर दी और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की बात की है। जो एस्पिरिन, जो डिस्पिरिन सर दर्द के लिए लोग लेते हैं, वो क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है पेशेंट सस्पेक्टेबिलिटी टू हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो सकता है, तो उसका शुगर लेवल कम हो सकता है। तो दोनों ही ख़तरनाक है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, ठीक है। इस केस में आई थिंक सो हाई लेवल ज़्यादा खतरनाक है, कम तो हम उसको दे देते हैं कोई स्नैक वगैरह। तो ये फ़िज़िकल थेरेपी हमारे पास मैनेजमेंट थी, हमने कुछ बातें तो इसके अंदर देख ली हैं। आई होप सो हमें समझ आ गई होगी आप सबको, और ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, जज़ाकल्लाह।